जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बाबर भारत में आता है और आकर वो लूटपाट करता है, मारता कूटता है, न्योता दिया जाता है आने के लिए, कैसे रहता है। पूरी कहानी आपने बाबर बारे में देखी होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके पुत्र हुमायूं के बारे में। कहानी क्या है? बाबर पूरे जीवन तो संघर्ष ही करता है और संघर्ष करने के कारण वो कभी स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाया। और जब उसने स्थायित्व प्राप्त तो किस प्रकार हमने देखा कि हुमायूं पूरे जीवन बाबर पूरे जीवन एक स्थिरता की तलाश में घूमता रहा। लेकिन जब वो स्थिर हुआ तब तक वो जीवन ही नहीं जी पाया, क्योंकि बहुत बड़ा सा कार्यकाल उसको बेचारे लाभ में पहले तो भागता ही रहा, कभी समरकंद, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन जब लौट के वो स्थायी हुआ तो ऐसा स्थायी हुआ कि भारतीयों को सोचना पड़ गया कि ये रहने आया था या लूटने आया था। चलिए तो आज बात करते हैं किसके बारे में, उसके बेटे हुमायूं के बारे में। तो बाबर के आपको अच्छे से पता है 4 बेटे थे। 4 बेटों में सबसे जो बड़ा था वो हुमायूं था। उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे ना। तो इनकी पूरी कहानी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार भारत में एक स्थायी शासन के प्रयास में सारे मुगल प्रारंभ हो गए। और मुगल क्योंकि मंगोलों के ही वंशज से आपको अच्छे से पता है, तो मंगोल होने के कारण इनमें कहीं ना कहीं एक हिंसात्मक प्रवृत्ति बनी रहती थी। क्योंकि आपको अच्छा पता है इल्तुतमिश बेचारा डर के मारे चंगेज खां के डर से कभी भी युद्ध करने के लिए नहीं गया, बल्कि हाथ जोड़ के कहा था भैया तुम यहाँ से भाग खड़े हो, हम लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। उसने बल्कि उनको उपहार भेजकर वापस कर दिया था। अब हुआ क्या, जो हुमायूं है ये बेचारा उदारवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि तलवार उठानी पड़ जाती है। अफगानों में, तुर्कों में एक बड़ी परंपरा होती है कि पिता के पूरे धन को, पूरे जितना भी संपत्ति होती है वो बराबर भाइयों में क्या कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। और बाबर का यही एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उसने अपने चारों पुत्रों को लगभग डिवाइडेशन कर दिया था। लेकिन वो चाहता यही था कि उसका बेटा हुमायूं भी, क्योंकि उदारवादी था, आपको अच्छे से पता है, आप युद्ध करके कभी भी राज्य हासिल कर सकते हैं लेकिन स्थायी नहीं बना सकते। मैं आपको बाबर में आपने इसको देखा होगा। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1508 को। कब हुआ? 6 दिसंबर 1508 को। और जन्म के समय आपको अच्छे से पता है 1506 में, क्योंकि उसकी डेथ होती है और तुरंत ही उसके बाद राजा बनना पड़ता है किसको, हुमायूं को। उसके सामने कुछ विषम परिस्थितियां आती हैं। कौन सी विषम परिस्थितियां हुई, क्या कारण थी हुमायूं को, क्योंकि सब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं किससे, हुमायूं से। तो हुमायूं ने क्या देखा है आपको कि वह 30 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी पर बैठा। ध्यान सुनेंगे, 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक हुआ और आगरा की गद्दी पर बैठा, या यूं कहें कि भारत की गद्दी पर बैठा, यूं कहें कि भारत का शासक बनकर स्थायी प्राप्त किया। अब आप कहेंगे सर, जब वो 1528 में, आपको अच्छे से पता है, और 1528 में बाबर के जाने के बाद की स्थितियों में 2 वर्ष क्या होता रहा। तो 2 वर्ष की कहानी ये है कि एक व्यक्ति होता है जो इसके दरबार में रहा करता है, जो इसका सेनापति होता है, वो ये नहीं चाहता है कि ये शासक बने, बल्कि वो चाहता था कि मीर ख्वाजा नामक एक व्यक्ति जो कि एक अफगान था, वो बनना चाहिए क्या, भारत का अगला उत्तराधिकारी। तो ये उसके दिमाग के ऊपर चल रही थी और इधर से ला तक हुमायूं को शासक बनाया जाए, और इसी चक्कर में 2 वर्ष राज्याभिषेक की स्थिति में नहीं आ पाता है। 1530 में ही, क्योंकि मृत्यु होती किसकी, बाबर की, और उसी समय हुमायूं को क्या बनना पड़ता है, गद्दी लेनी पड़ती। तो कहेंगे सर 1528 से 1530 क्यों कह रहे हैं? अरे भैया 1528 से ही इसके यहाँ राज्य को लेकर विवाद प्रारंभ हो गए थे, और विवाद इतने बढ़ गए थे कि बाबर को कभी कभी लगने लगा था कि शायद अब हम जीवित ना रहें तो राज्य ही बचेगा नहीं। इस प्रकार जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार परिवर्तित होती चली गई। कहा जाता है बाबर जितने भी युद्ध लड़ा करता था उसमें हुमायूं साथ साथ रहा करता था। हुमायूं 6 वर्ष की अवस्था से युद्ध में साथ रहता था। अंदाजा लगाएं, 6 वर्ष की अवस्था में एक बालक को बोलना ढंग से नहीं आता है और हुमायूं युद्ध में साथ रहा करता था, तो वो तीरंदाजी और तलवार में बहुत निपुण हो चुका था। और इसी निपुणता के कारण भविष्य में जितने भी युद्ध होते हैं उसमें हाँ हुमायूं को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लेकिन कभी हिम्मत हारता नहीं। और यही कारण था कि वह तलवार और तीरंदाजी में बहुत निपुण हो गया था। आगे क्या कहानी बनती है कि हुमायूं बदख्शां का 12 वर्ष की अवस्था में सूबेदार बनाया था। कहाँ का? बदख्शां का। और यही बदख्शां का सूबेदार ही आगे चलकर पूरे भारत का
शासक बन जाता है। तो बदख्शां का सूबेदार बार कहा जाता है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा उस समय वो कहाँ का सूबेदार था, तो वो कहाँ का सूबेदार था, बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था। अब जरा देखते हैं इसका जो वास्तविक संघर्ष था वो किससे था। इसका वास्तविक संघर्ष और स्थिति क्या थी, जरा ध्यान देखें। पहला तो असंगठित क्षेत्र छोड़कर गया था कौन, बाबर। असंगठित क्या सेंस क्या होता है, अरे भाई बाबर ने जितने भी युद्ध भारत में लड़े हैं, चाहे वो चंदेरी का हो, चाहे खानवा का हो, चाहे घाघरा का हो, ये चाहे पानीपत का हो, जितने भी युद्ध उसने लड़े कहीं पर मित्रता जैसी संबंध की स्थिति कोई नहीं रही। और जब मित्रता जैसी स्थिति में स्वाभाविक आपकी लड़ाई होनी तय है, और लड़ाई होने के कारण वहाँ के स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, वो आज अब जैसे ही बाबर खत्म हुआ उन्होंने अपने को स्वघोषित कर दिया कि हम अब हमारे ऊपर अधिकार किसी का नहीं। तो उस असंगठित क्षेत्र को सबसे बड़ी समस्या थी हुमायूं कैसे एक में ले आए, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या थी कि सब जो साम्राज्य विस्तार था या विभाजन था, ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी थी। साम्राज्य का विभाजन 4 हिस्सों में कर दिया गया था। कौन कौन से हिस्से आपको अच्छे से पता है, कामरान, अस्किन, हिंदाल और जो इसका चचेरा भाई था सुलेमान। इनमें जो साम्राज्य का विभाजन हुआ, इसी में ही वजह से भारत का फिर से यूं कह रहे हैं कि भारत के अंदर कई भारत बनने प्रारंभ हो चुके थे। अब जरा देखते हैं स्थानीय जो राजा थे। अब स्थानीय राजा कौन हुए, जिनकी मदद करी थी, जिन लोगों ने मदद करी थी बाबर की, वो जान रहे थे कि बाबर के अब उत्तराधिकारी हमको नहीं छेड़ेंगे। क्यों, अरे भैया अगर आपको कोई मदद करता है तो स्वाभाविक है, जब आपकी कोई मदद करता है तो जो मदद कर रहा है वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। तो बाबर की जिन लोगों ने मदद करी थी वो लोग ये सोच रहे थे बाबर के उत्तराधिकारी मेरा कुछ नहीं करेंगे, और ना करने के कारण ही उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्वघोषित विजेता घोषित कर दिया। यही कारण था कि स्थानीय राजाओं ने अपने आप को जब घोषित कर लिया कि हम स्वतंत्र हैं, ये एक अगला संघर्ष था, यह अगली चुनौती थी। और सबसे बड़ा जो था वो था रिक्त कोष। कारण क्या था, आपने अच्छे से पढ़ा कि जो हुमायूं है वो मत्स्य कलंदर था। मत्स्य कलंदर इन द सेंस जब भी कोई युद्ध जीता करता था तो उसकी मुद्रा का नाम था बाबर की शाहरुख। क्या नाम था, शाहरुख। ये शाहरुख खान नहीं, मुद्रा का नाम था शाहरुख। तो वो एक शाहरुख मुद्रा हुआ करती थी। तो जो भी जीत कर लाता था धन वो लोगों बांट दिया करता, और बांटने के कारण जनता बड़ी खुश रहा करती थी। तो मत्स्य कलंदर था तो उसके राजकोष में कुछ बचा ही नहीं था। युद्ध लड़कर आए बांट दे, युद्ध लड़कर आए बांट दे, तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो एक खाली राजकोष मिला किसको, हुमायूं को। ये भी एक चुनौती थी कि भैया ये कोष भरा कैसे जाए, है ना। तो ये सारे संघर्ष इसके सामने खड़े थे। और उससे भी बड़ा संघर्ष था, इसने अपने भाइयों को जो राज्य बांट दिए थे वो और बड़ा नरक हो गया। वो नरक इन द सेंस क्यों कहेंगे, नरक इसलिए कि भैया ये अपने अपने राज्यों का जब अपने पास ध्यान रख लेंगे तो तुम्हारे पास धन आएगा कहाँ से। इन मीन्स समझिए, रायबरेली का राजस्व रायबरेली रख ले, फतेहपुर का राजस्व फतेहपुर रख ले, कन्नौज का राजस्व कन्नौज रख ले, तो योगी के पास आएगा कहाँ से राजस्व। अब भैया राजस्व नहीं आएगा तो योगी सरकार चलाएंगे कैसे। यही कारण था कि इन सब ने अपने अपने को घोषित कर लिया, और जब घोषित कर लिया तो धन इनके पास रह गया। अब ये भी एक समस्या हुमायूं की कि भैया राजस्व कहाँ से, बिना राजस्व के आप चलाएंगे कैसे। तो ये समस्याएं थी उसके सामने। अब देखिए उसने किया क्या था, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। इसका भाई था ना, सबसे बड़ा तो ही था। कामरान और कंधार को दे दिया, कामरान को दे दिया काबुल और कंधार। हिंदाल को दे दिया मेवात और अलवर। हाँ, हिंदाल को थोड़ा सा अच्छा कहेंगे क्योंकि बाबर के बुरे दिनों में इसने मदद करी थी। तो हिंदाल को दे दिया मेवात और अलवर, यानी सही का शब्दों कहें तो राजस्थान का क्षेत्र। दूसरा अस्करी को इसने दे दिया संभल। अब अस्करी को जब संभल मिल जाएगा, सही शब्दों में मिडिल जो इंडिया है वो इसके पास चली गई, अस्करी के पास। और इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान, तो इसे बदख्शां का सूबेदार बना दिया। अब स्वयं ही बदख्शां का सूबेदार कौन था, हुमायूं। तो उसने जानता था कि बदख्शां बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र है, और उत्पादन का केंद्र होने के कारण उसने किसको दे दिया, सुलेमान को। और जैसे ही सुलेमान को मिलता है बदख्शां, वैसे सुलेमान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, यानी हुमायूं को हम राजा वाजा मानते नहीं। अब क्या हुआ, अब मजबूरी आई तो उसकी प्रारंभिक चुनौतियां प्रारंभ हो गई। और उसकी प्रारंभिक चुनौती ये थी कि हुमायूं का स्वयं का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी समस्या थी। कारण इतने उदारवादी आदमी, और अगर आप शासन सत्ता में संभाल के बैठेंगे तो आपका उदार दृष्टिकोण आपको नुकसान कर जाएगा। उदारवादी क्या है, किसी ने अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, राज्य पे राजस्व नहीं दिया, तो हुमायूं क्या करता था, यार एक काम करो, थोड़ा बहुत मुआवजा दे दो, हटाओ यार, बवाल में कौन पर लड़ाई नहीं करनी। दूसरा, राज्य में कोई आया और युद्ध करने को ललकार दिया तो कहा करता था अपने सैनिक छोड़ो यार, बवाल में लड़ाई में मत करो, हटाओ इस बात को।
धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई कि ये बेचारा बड़ा सीधा साधा आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन बेचारे को मजबूरी में लड़ाई करनी, बेचारा नहीं कहेंगे, बेचारे जैसे को युद्ध करने पड़े मजबूरी में। तो कौन कौन से वो युद्ध थे? अगला था अफगान, उसके लिए समस्या बने हुए थे। अफगान समस्या बहुत पहले से बने थे। बाबर का भी बेचारे का अफगानों से ही नरक था, इसका भी अभी भी नरक था। इसके समय में एक शेर खान नाम का भूत होगा जो समय समय पर इसको लगता रहेगा, और एक समय आएगा कि 10 साल के लिए हुमायूं को मार के भगा देगा। कहाँ से? इंडिया से। तो ये सारी घटनाएं इसी के साथ होना प्रारंभ हो गई हैं, और ये घटना एक एक करके जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो हमने देखा कि उसका अफगान समस्या बना हुआ था। दूसरा, अब बाबर की विरासत संभालना भी बहुत जरूरी था। अगर बाबर की विरासत को संभालना है तो मजबूरी है कि आपको युद्ध करने पड़ेंगे, और इन्हीं युद्धों के कारण हुमायूं उदारवादी दृष्टिकोण से निरंकुश दृष्टिकोण की ओर चला जाता है। अब जरा देखिए कहाँ कहाँ जाता है। तो हुमायूं पहला अभियान कहाँ करता है? 1531 में उसका पहला अभियान होता है कालिंजर में। कालिंजर कहाँ पे पड़ता है? किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो कालिंजर है बुंदेलखंड क्षेत्रों में, यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भागों में है बुंदेलखंड के कालिंजर का किला, जो अभेद्य किला के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे प्रवेश करना और वहाँ से बाहर निकलना दोनों असंभव कहा जाता है, क्योंकि आप बचेंगे नहीं, इतना कठिन जगह है। कौन सा? जो कालिंजर का किला है। तो इसलिए जब कालिंजर के किले पर घेरा डाला, और वहाँ पर जो शासक था वो शासक था प्रताप रुद्रदेव, ये ठाकुर साहब थे। प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच करीब बहुत दिन घेरा डाल रखा था, और घेरा डालने के लिए बहुत सारा राजस्व खर्चा करना पड़ता है, और घेरा डाले डाले अंत में वह प्रयास किया कि किले के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाया, और प्रवेश ना कर पाने के कारण अंत में हुमायूं ने एक समझौता भेजा। कहा कि यार एक काम करो, तुम 1 लाख रुपया हमको दे दो और युद्ध हटाओ, खत्म करो, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। सेना इसकी भड़क गई कि हम बेवकूफों जैसे हम मर रहे हैं, अब तुम कह रहे हो समझौता कर लो, 1 लाख रुपया ले लो, और अंत में होता क्या? यही समझौता। प्रताप रुद्रदेव इसको 1 लाख रुपया देते हैं, सॉरी 10 लाख रुपए देते हैं, और छुटकारा पा लेते हैं इस हुमायूं से। तो वापस आ जाता हुमायूं, और कहाँ पर? फिर से आगरा में, और सैन्य का मुआवजा का जो धन लाता है, खूब बढ़िया एक प्रोग्राम करता है, मस्त रंगारंग कार्यक्रम करके मौज मारता है, और सारा पैसा फिर खत्म। तो रिक्त कोष जैसा मिला था, रिक्त कोष इसने भी क्या कर दिया? वैसा ही करना शुरू कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसका अगला अभियान कहाँ के लिए होता है? देहरिया। कहाँ के लिए? दोहरिया। दोहरिया वह स्थान है जहाँ पर लोधी वंश के कुछ शासक अपने आप को, जैसे महमूद लोधी था, अपने आप को राजा घोषित कर चुका था, और राजा घोषित करने के कारण वो अपने आप को मान रहा था कि आप हुमायूं को सत्ता में स्वीकार नहीं करते, और यही अफगान थे। यही शेर खान महमूद लोधी को पहले भगाया था, तो महमूद लोधी जाके से भिड़ गया हुमायूं से। तो 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोधी के बीच, जिसमें हुमायूं विजय पाता है और महमूद लोधी का समाप्त हो जाए। अफगानों को थोड़ी देर के लिए शांत कर ले जाता हुमायूं, लेकिन अफगान, मैंने कहा था भूत बन के लगे थे। जब भूत लगते हैं तो निश्चित समय अंतराल बाद आपको मारते हैं, तो ये निश्चित समय अंतराल के बाद फिर एक भूत आया, और उसने फिर अभी आएगा शेर खान, इनके ऊपर सवार हो जाएगा, और फिर जिन्न उतरेगा नहीं 10 वर्षों तक के लिए। आगे क्या हुआ? तो इसके बाद उसने चुनार का घेरा डाला। देखिए कितना खतरनाक है। चुनार का घेरा इसने सीधा मोल ले लिया। इसने अफगान महमूद लोधी के आसपास के क्षेत्र में जीता था ना, तो इसे लगा कि अब पक्का बंगाल हमारा, तो इसने चुनार पर घेरा डाल दिया। और जैसे डेरा डाला, ध्यान रखें 1533 और 1537 दो होंगे। 1533 में जब चुनार पर घेरा डाला तो वहां पर शेर खां था। शेर खां बहुत, इसका नाम है, इसका वास्तविक नाम था फरीद, और एक बार इसने एक शेर को एक ही बार में लकड़ी के डंडी से मार डाला था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? शेर खां। और शेर खां लड़ गया किससे? यही शेर खां जो शेर शाह सूरी के नाम से आगे भारत का शासक बनेगा, और हुमायूं को खदेड़ खदेड़ के मारता है कौन? यही शेर शाह सूरी। तो हुआ क्या? इसने शेर खां से मोल ले लिया बैर, और झूठे का बैर लेना था। भैया तुम जो दोहरिया जीत चुके थे, तो तुम बड़ी अम्मा बन के काहे घुसे थे जाकर कहाँ? बंगाल में। तो स्वाभाविक आपको कुटाना था। आप घुसे कहाँ? शेर खां के पास। शेर खां नाम है, शेर खां तो दशकेगा तो है ही, लेकिन हुआ क्या? शेर खां बहुत चालाक था। उसने देखा कि अगर मैं अभी तत्काल युद्ध कर लूंगा, ध्यान रखिएगा आपका मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हुमायूं की उन नीतियों का वर्णन करें जिसमें हुमायूं न चाहकर भी युद्ध किया और हार गया। दूसरा, शेर शाह सूरी के कौन सा ऐसा एक दूरदृष्टि थी जिसने चुनार का घेरा उठवाया था? तो ध्यान से सुनेगा क्या था। शेर खां ये देखना चाह रहा था कि हुमायूं कितनी अपनी सेनाएं लेकर भारत आता है।
अगर ज़्यादा बड़ी सेना लेकर आएगा तो स्वाभाविक है कुटाया जाएगा, और कुटाने के कारण ही शेर खां के बहुत दिन घेरा डाले रहा। अंत में उसने एक समझौता किया और ये कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, वापस जा रहे हैं, हमें कुछ मुआवजा दे दो। शेर खां ने मुआवजा देकर पिंड छुड़ाया, मुआवजा लेकर फिर आया और फिर मौज करी और फिर मुआवजा खत्म। इस प्रकार लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या हुआ कि चुनाव के घेरा के समय शेर खां ने अपना लड़का कुतुब खां को किसके पास सेवा भेज दिया? हुमायूं की। ये बहुत बड़ी गलती थी हुमायूं की। आपने दुश्मन के लड़के को घर में पनाह दे दी, कुटना तो स्वाभाविक है भैया। कुतुब खां को गुजरात के आसपास के क्षेत्रों का शासक बना दिया गया, और जब वो शासक बना दिया गया तो वहां पर जाकर बैठ गया कौन? शेरशाह सूरी। तो हम देखेंगे कि अब कुतुब खां तक हम आ गए। अगला इसका अभियान होगा गुजरात का अभियान। तो गुजरात की कहानी देखते हैं कैसे क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो गुजरात की घटनाओं के आगे की सारी घटनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार नई गुजरात आसपास की घटनाएं घटित हुई। आज फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।